सिंपल वर्ड्स। आप सेक्शन 11 की कंडीशन पूरी करते हैं। कितनी कंडीशन है? 5। क्या कंडीशन है? पासिव एक्शन क्या है? व्हाट इज पासिव एक्शन? पासिव एक्शन वो चीज़ है जिसकी बेस पे कोई ना कोई जजमेंट दो पार्टी के दरमियान कोई डिस्प्यूट है, उस पर कोर्ट ऑफ लॉ ने कोई जजमेंट पेश किया ऑर्डर। Whether passive action can be created by plaintiff itself or it must be created by defendant. Whether plaintiff can create passive action by his own. My question is that whether plaintiff can create passive action by his own. ये सवाल जो है एक से कम आपने कंस्ट्रक्टिव रेसिडी का देख करवाने चले जाना है in very simple words. Whether plaintiff can create passive action by his own. सुना वैसे मैंने कहा कि whether plaintiff can create passive action by his own, or there must be a like threat on part of defendant, invasion on part of defendant, threat of dispossession on part of defendant, or violation of some right on part of defendant. अगर ये सवाल है आपको कि whether plaintiff can create by his own to blow his own trumpet, then passive action has arisen. This is the most significant question here today in order to resolve constructive residue and residue का दाम। Yeah, चल मैं सही कह रहा हूँ। पासिव एक्शन का भी राइज होगी कोई प्लेंटिफ ने कोई चीज़ जो ना वो कुछ के डिफेंडेंट की साइड पे और डिफेंडेंट ने उसको डिनाई किया। यानी ये भी ठीक है कि पासिव एक्शन मदई बिजाते खुद पैदा नहीं कर सकता। राइट की इन्वेजन होगी, राइट की इन्फ्रिंजमेंट होगी, या डिफेंडेंट ने कोई ऑब्लिगेशन अपनी पूरी नहीं की, या डिफेंडेंट ने कोई काम करना था उसने काम नहीं किया, तो ये पासिव एक्शन है। और मैंने कहा था कि पासिव एक्शन माइट बी बेस्ड अपॉन a single fact or might be based upon legal facts, might be based upon factual facts, और ये जो different facts हैं ये causative action बनाते हैं। और causative action जब कोई बंदा कोर्ट में लेके आता है तो obviously वो उस causative action पर कोई ना कोई रिलीफ मांगता है, ठीक है। जो आज हमारा कंस्ट्रक्टिव रेसिडी का था और आगे रूल 2 का भी मौजूद बहस होगा। तो मैंने ये कल कहा था कि पासिव एक्शन पहले आगे पुलिस ग्राउंड ऑफ अटैक, ग्राउंड ऑफ डिफेंस, वो पासिव एक्शन में मर्ज हो गए। पासिव एक्शन जब जजमेंट और डिक्री में मर्ज हो जाता है तो पासिव एक्शन खत्म हो जाता है। अब आगे जजमेंट एंड डिक्री, और वो जो पुलिस हैं, वो जो ग्राउंड्स हैं, वो अगर डिसाइड हो चुकी हैं तो आप उनको दोबारा किसी कोर्ट में लेके नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि वो raised by plaintiff, either denied or admitted by defendant and decided by the court। ये है एक्चुअल रेसिडी का डाल, ठीक है, कि मैटर वाज रेज्ड बाय plaintiff, denied by defendant and court has decided। This matter can never be brought before the court of law again, ठीक है। और उसका मैंने ये भी बता दिया था कि why this principle has been enunciated in section 11। One can't be vexed twice, respect must be given to judicial decision। कौन सा आर्टिकल है? आप जब क्रॉस रेफरेंस देंगे तो थोड़ा बहुत को थोड़ा समझेगा कि 129 129। तीसरा क्या था? There should be an end of litigation, जिसे कहते हैं कि फाइनलिटी अटैच हो जाती है, कोर्ट फॉर्म की स्पीच हो जाती है, लोगों को राइट्स मिल जाती है उसके तहत, तो दोबारा वो मैटर मिली एजुकेट नहीं की जा सकती। कल हमने सारा इसको देख लिया था कि कंडीशन भी देखनी थी, सबस्टांशियल इशू क्या था, एक्चुअल इशू क्या था, लिटिगेटेड अंडर सेम टाइटल क्या था, ठीक है जी। तो रेस्ट जुडिकाटा की एप्लीकेशन के बाद दोबारा उसी बनाए दावा पे बंदा केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि सेमनेस ऑफ पासिव एक्शन जो है वो बड़ी पर्निशियस है। 5 कंडीशन की 4 पूरी हो जाए, 4 हो गए तो 5 भी पूरी ना हो, लिटिगेटेड अंडर सेम टाइटल, ठीक है जी, तो रेस्ट जुडिकाटा की एप्लीकेशन नहीं होगी। 5 की 5 कंडीशंस इक्वली एप्लीकेबल होंगी तो रेस्ट जुडिकाटा जो है वो अप्लाई करेगा। प्रॉपर्टी सेम हो सकती है,
पार्टी सेम हो सकते हैं और लीव सेम हो सकता है। ठीक है, मैंने एक लफ्ज बोला लीव सेम हो सकता है। सर साहब बताएंगे लीव सेम हो सकता है, एक ही काज ऑफ एक्शन के बारे में दो सेम लीव क्या होंगे? मैंने कहा कि प्रॉपर्टी सेम हो सकती है, पार्टी सेम हो सकती है, इवन लीव सेम हो सकता है। ये तीन चीज़ों की को एग्जिस्टेंस जो है वो रेज़िडेंट डाटा के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक हो गया? मीनिंग कर भाई कि आपने पहले तकमील का लीव मांगा, आप दोबारा भी मांग रहे हो, तो मेरे आर्गूमेंट के मुताबिक, मेरी सबमिशन के मुताबिक वो ये रेज़िडेंट डाटा का लाजमी जुज़्व नहीं है। मैं आपसे एक मिसाल मांगना चाहता हूँ कि जहाँ पर बंदा दो सेम लीव ले सकता है। मैंने कहा कि एक ही काज के बारे में आपने ज़्यादा लीव ले लिए, लेकिन ये साइन को नॉन नहीं है। कोई ऐसा केस बताएं जिसमें बंदा मोर देन वन सेम लीव ले सकता है और वहाँ पे उसको रेज़िडेंट डाटा भी कुछ भी कहेगा। इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ, आपने मुझे तो पहले दिन करवा दिया हुआ है, इसलिए मैंने अब वो क्वेश्चन आंसरिंग छोड़ दी है, वरना मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प करनी थी आपकी कि मैंने प्रोविजन में से आपको रीज़न निकाल के देनी थी। अब वो नहीं होगी, अब हम ऐसे ही बात करेंगे। ये आपको एक प्रोपोजिशन के तौर पे आ सकता है, ए फाइल सोल्ड अगेंस्ट बी फॉर कवरेज ऑफ पोजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सो एंड सो, देयर आफ्टर दैट केस वाज डिसाइडेड, देयर आफ्टर ही अगेन sought recovery of possession as he sought in earlier case। इन दो केसेस में ही सीकिंग रिकवरी ऑफ पोजेशन, वो प्रोपोजिशन दे सकता है आपको और आपको कह सकता है कि इस प्रोपोजिशन को आप हल करें, लेकिन मैं अब प्रोपोजिशन बनाने वाला नहीं हूँ। मैंने ऐसे ही आपको बताना है। मुझे ये बताएं कि दो सेम लीव एक ही केस के बारे में कैसे हासिल किए जा सकते हैं और रेज़िडेंट डाटा उनको प्रिक्लूड नहीं करेगा। क्या है आपका ठीक है? नहीं, आपने मेरा सवाल नहीं समझा। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी सेम हो सकती है, सब्जेक्ट मैटर सेम हो सकता है, पार्टी सेम हो सकती है और लीव सेम हो सकता है, दोनों केसेस में। कानून तो यह है कि एक केस में आप एक काज ऑफ एक्शन को मैच्योर करवा चुके हो, मैच्योर मतलब है किसी न किसी लीव में मैच्योर हुआ है, आप वो लीव दोबारा नहीं ले सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि मैंने कल आपको ये समझाया था, जो कि अलग फजल से आपको बिल्कुल समझ नहीं आई, कि वो दो लीव क्या एग्जाम्पल क्या है? टाइटल डिफरेंट होंगे तो फिर जो है दो लीफ ले सकता है। अभी मैंने कहा मुझे केस बताएं, कोई दो मिसालें दें, कोई एक मिसाल दे दें। पोजेशन ठीक हो गया, मिसाल दें। मैंने कहा कि दो लीव, एक पहले केस में उसने पोजेशन मांगा हुआ था, उसका केस फाइनली डिसाइड हो गया, अब वो दोबारा पोजेशन मांगने आ गया है, वो मांग सकता है। रेज़िडेंट डाटा की बिना पे उसका दोबारा केस बार्ड नहीं है। टेनेंसी पहले अगर वो बतौर ओनर मांग रहा है तो बाद में बतौर लैंडलॉर्ड मांग सकता है, क्योंकि वो पहले उसकी कैपेसिटी और टाइटल था ओनर के तौर पे, अब उसकी कैपेसिटी और टाइटल है लैंडलॉर्ड के तौर पे। ठीक है, वो लैंडलॉर्ड के तौर पे मांग रहे हैं। दूसरी एग्जाम्पल ये भी हो सकती है, वो पार्टीशन में आप कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, ये मैंने एक सिंपल सी मिसाल दी थी कि आप एक सब्जेक्ट मैटर के बारे में 10 लीव भी ले सकते हो। अगर आपने आइडेंटिकल लीव्स आप कह रहे हो तो ये रेज़िडेंट डाटा के लिए कोई बार नहीं है। ठीक हो गया? समझाने का मतलब ये था कि ओनली cause of action must not be the same। oneness of cause of action, sameness of cause of action जो है, अगर वो है तो फिर आप दोबारा नहीं आ सकते हो। मैं बार बार इसकी बात कर रहा हूँ कि मैंने एकदम ऑर्डर 2 पे चले जाना है कि वहाँ पे भी लफ्ज़ cause of action यूज़ किया गया है। cause of action के बारे में आपका कुछ क्लेम बनता है, वो ऑर्डर 2 सब्जेक्ट है, ऑर्डर 2 बल्कि सब्जेक्ट है जेंडर ऑफ cause of action। जेंडर ऑफ cause of action का क्या मतलब है? मकसद एक केस में आप उनको इकट्ठे क्लेम करते हो और एक है जेंडर ऑफ क्लेम्स, जेंडर ऑफ लीव्स। व्हाट इज जेंडर ऑफ लीव्स एंड व्हाट इज जेंडर ऑफ क्लेम्स? जेंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन में ये है ना कि आपकी कॉज ऑफ एक्शन लीव से ज़्यादा है, वो भी जवाब दे दिया मैंने। रिलीफ आप एक क्लेम कर सकते हो। व्हाट इज
जेंडर ऑफ रिलीव्स इसलिए कि आपने एक ही सूट में एक से ज़्यादा रिलीव्स क्लेम कर लिए। लीव का क्लेम कर ली, ठीक है। ये सब्जेक्ट ऑर्डर टू रूल टू का, ताकि मैं आगे पीछे होता जाऊँगा तो आपका थोड़ा सा माइंड को उसला कॉज ऑफ एक्शन, राइट ऑफ एक्शन एंड रेमेडी। कोई इन तीनों में फर्क बता सकता है? देखिए मैं एग्जामिनर हूँ, मैं आपको आप पढ़ेंगे क्वेश्चन टू यू टू अटेम्प्ट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉज ऑफ एक्शन, राइट ऑफ एक्शन एंड रेमेडी। ये तीन चीज़ें भी अपने जेब में रखनी है। अगर आपको पता है, ये नहीं पता है तो इसको बेशक अगर आपने लिखना है तो लिखने हैं कॉज ऑफ एक्शन, राइट ऑफ एक्शन एंड रेमेडी। ये तीन चीज़ें जो है ये रेसिड्यू काटा और कंस्ट्रक्टिव रेसिड्यू काटा और ऑर्डर टू रूल टू के आगे पीछे घूमेगी, ठीक है जी। एक्टिव रेसिड्यू काटा हमारा आ गया। अब आ गया है कंस्ट्रक्टिव रेसिड्यू काटा, जिसे हम कल तक नहीं कर सकेंगे। ये तकरीबन आप सबको पता होगा कि कंस्ट्रक्टिव रेसिड्यू काटा वो प्लीज हैं जो आपको लेनी चाहिए थी, अवेलेबल भी थी। लेनी आपने तब है अगर वो अवेलेबल हो, ठीक। कोई किसी के पास अगर सीपीसी हो तो वो कंडीशन नंबर 4 पढ़े, और वो जिनके पास किताब है वो जरा निकाल लें। कंडीशन नंबर 4 जी जी, इसकी 4 नंबर जो है वो क्या है? Any matter which might and ought to have been made ground of defense or attack. In such, former suit shall be deemed to have been a matter directly or subsequently issued in such suit. अब जो 4 नंबर कंडीशन है ये है कंस्ट्रक्टिव रेसिड्यू काटा, ठीक है, कि ये कंस्ट्रक्टिव काबीरी तौर पे रेसिड्यू काटा को डील कर रही है। इसमें जो सबसे अहम वर्ड्स हैं वो माइट एंड ऑट हैं, ठीक है। इनके ये सबको पता है, तकरीबन थोड़ा बहुत हर बंदे को पता है कि कंस्ट्रक्टिव का मतलब यही है कि आप कुछ चीज़ों को तबीरी तौर पे छोड़ देते हो, कुछ प्लीज, कुछ ग्राउंड ऑफ अटैक, ग्राउंड ऑफ डिफेंस, या कुछ फैक्ट्स, लीगल, फैक्चुअल, वट एवर दे आर, वो मुयस्सर थे, आपने नहीं लिए तो समझा जाएगा कि आपने लिए हैं और डिसाइड हो चुके हैं। चाहे जाके कि चूँकि आपने लिए ही नहीं है तो डिफेंडेंट उनको डिनाई नहीं करेगा और कोर्ट भी उनको डिसाइड नहीं करेगी। वैसे तो जुडिशियल एडजुडिकेशन में जो मैटर आपने रेज किया हो वो स्पेसिफिकली डिनाई हुआ हो और उस पर कोर्ट का वर्डिक्ट आया हो तो फिर ये जुडिशियल एडजुडिकेशन है। कंस्ट्रक्टिव रेसिड्यू काटा जो है वो इस लिहाज से भी इसकी एक्सेप्शन है, एक मैटर आप लेते ही नहीं हो, एक प्ली आप लेते ही नहीं हो। प्रियम्पशन में 3 प्लीज आपके पास मौजूद थी, शाफी, शरीक, खलील और जार की। आप शाफी, शरीक की प्ली नहीं लेते हो और आपका कॉज ऑफ एक्शन जो सेल की वजह से बरामद हुआ वो जजमेंट में मर्ज हो गया, ठीक है। अब आपको याद आता है कि यार वो एक प्ली तो मैंने ली नहीं थी, इट वॉज अवेलेबल, क्योंकि ऑब्वियसली अवेलेबल अगर थी अवेलेबल, ये भी है कि अगर अवेलेबल थी और ये आपके पास थी कि आप शाफी शरीक की बुनियाद पर भी उस केस में अटैक कर सकते थे, आपने उस केस में शाफी शरीक की बिना पे अटैक नहीं किया, आपने प्ली रेज नहीं की तो डिफेंडेंट ने भी उसका जवाब नहीं दिया तो कोर्ट ने भी वो डिसाइड नहीं की, लेकिन चूँकि प्ली अवेलेबल थी तो यही समझा जाएगा कि आपने वो प्ली पिछले दावा में ले ली हुई है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि आप सेकंड सूट लेके आ जाते हो ऑन द बेसिस ऑफ शाफी शरीफ, प्ली ऑफ शाफी शरीफ, तो अब कंस्ट्रक्टिवली आप बाहर हो कि ये दिस प्ली वाज अवेलेबल टू यू बट यू नेवर एवर डिड टेक इट, तो डीम टू हैव बीन टेकन। और जो माइट एंड ऑट है ये बहुत ही अहम वर्ड है। माइट एंड ऑट की कोई बंदा बता सकता है? तो बताइए बंदी अगर बताना चाहे तो। माइट एंड ऑट, क्योंकि सारे का सारा उसके गिर गिर है। एक बात ये है, इसके साथ में और बता दूँ, एक रिलीफ का भी तराजा बहुत ज़रा पड़े कंस्ट्रक्टिव रेसिड्यू काटा के साथ वो भी है, जरा लाउडली पढ़े प्लीज। Any relief claim in the claim which is not expressly granted by the claim shall for the purpose of this section be deemed to have been refused. देखिए ये भी उसकी एक स्पेशली है, आपने एक रिलीफ मांगा कोर्ट से, कोर्ट ने वो रिलीफ ग्रांट नहीं किया तो सब्सिक्वेंटली आप उस रिलीफ के लिए दोबारा नहीं जा सकते हो,
क्योंकि ये समझा जाएगा कि कोर्ट जो है वो बड़ी खोशमंद कोर्ट थी, उसने आपको वो लीव देना मुनासिब नहीं समझा, आप प्रूव नहीं कर सके हो, आप लीव नहीं ले सके हो। तो ये भी कंस्ट्रक्टिव एजुकेटर के साथ ही है कि आप 4 लीव मांगते हो कोर्ट से, ठीक है, कोर्ट आपको 3 लीव देती है, 1 लीव नहीं देती, तो ये समझा जाएगा कि वो लीव डिनाई हो गया, डिक्लाइन हो गया है। ये नहीं है कि कोर्ट को गलती कर दी, आप कोर्ट लीव दोबारा लेके आ सकते हो। अब आ गया जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबको पता है कि प्लीज लेनी चाहिए थी, नहीं ली, ठीक है। अब हम आते हैं कि कौन सी प्लीज, वो ये क्वेश्चन आपसे कर सकता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एट दैट लेवल, कि वो कौन सी प्लीज हैं जो नहीं ली जाए और कंस्ट्रक्टिव एजुकेटर उनको अप्लाई नहीं करेगा। वो इस सिंगल प्लीज अगर आप मुझे बताना चाहिए तो मुझे खुशी होगी। मेरा सवाल शायद मैं सही तरीके से नहीं बता सका। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी प्लीज है, कौन सी ग्राउंड ऑफ अटैक है जो प्लिंटफ जो मुयसर थी, एक तो है कि मुयसर ये नहीं थी, प्लीज आई बाद में, वो कौन सी ग्राउंड ऑफ अटैक है जो मुयसर थी, प्लिंटफ ने नहीं ली, ठीक है, और सब्सिक्वेंट सूट में वो पार नहीं है, और सब्सिक्वेंट सूट में एजुकेटर उस पर अप्लाई नहीं करेगा। ये मैं इंग्लिश में सवाल बना के लाता था, फिर बड़ा मसला बनना था, लेकिन मैंने जी अच्छा किया, मैं इसको ऐसे वो ज़्यादा हेल्प किया आपकी वैसे। मैं तो बार बार यही कहूँगा कि वो जो भी 2, 4, 5, 7 बंदे हैं उनकी वो हेल्प की बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन हम इसको आसान बात में कर लेते हैं। प्ली वाज अवेलेबल बट वाज नॉट टेकन, प्रिंटर ब्रॉट अनदर सूट ऑन सेम प्लीज on same ground of attack before the court, and his suit is not hit by constructive adjudicata. Describe those please. Mom, yes sir. जो आप अपनी प्लेट में कह देते हैं ये मेरे पास है, वो बाद में क्यों कह देते हो? आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। नहीं, ये आपके पास ठीक है, ये ऑर्डर 2 का सब्जेक्ट है, मैंने फौरन उस तरफ चले जाना है क्योंकि ऑर्डर 2 रूल 2 भी इससे मुआसर करता है। ये जो कि नहीं समझे लेक्चर वही चल रहा है, लेकिन जो ही मैंने वो आपको बताऊंगा तो सारे का सारा माइंड आपका ट्विस्ट कर देगा कि ऑर्डर 2 रूल 2 है। ऑर्डर 2 रूल 2 भी रिलिंक्विशमेंट है, ओमिशन है, ठीक है, अबेंडनमेंट है, कंस्ट्रक्टर एजुकेटर भी रिलिंक्विशमेंट है, अबेंडनमेंट है। वेबर तो नहीं कह सकते, वेबर भी आप कह सकते हैं। एक में प्ली है, एक में क्लेम है और एक में रिलीफ है, ठीक है, ये दोनों में एक साथ इसको 1 मिनट में हल कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। बड़े आसान बात में मैं बातें कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है जो आज आपने थोड़ा सा इसको चलाना है कि प्ली वाज अवेलेबल बट वाज नेवर टेकन, ठीक है, उसने जरूर कर ली, वो दूसरा केस लेके आ गया तो फिर भी वो प्ली उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो बता सकते हैं वो प्लीज, पीछे भी बता सकते हैं, आगे भी बता सकते हैं, ठीक हो गया, इट्स ओके। मैं एक मिसाल आपको देख लेता हूँ, मैं पहले भी कहा था कि जब तक आप मिसालें नहीं देंगे या आप इन मिसालों को एम्फसाइज नहीं करेंगे, आप बैठ के चले जाएंगे, कुछ ना कुछ तो हासिल होगा, लेकिन अगर आपने किसी चीज़ को ट्रूली समझना है तो उसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। और लेजिस्लेचर भी आपने जितनी भी लॉज पढ़ेंगे उसके नीचे एक्सप्लेनेशन होती है, उससे बंदा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए पहले नंबर पे है कि प्लीज विच वर नॉट परमिटेड अंडर लॉ, ये भी एक सवाल है। प्लीज विच वर नॉट परमिटेड टू बी टेकन अंडर लॉ, कि लीगली वो टेक नहीं की जा सकती थी। ऑर्डर 2 रूल 2 पे भी आ जाएंगे कि एक क्लास ऑफ एक्शन पे आपका रिलीफ बनता था, मोर देन 1 रिलीफ बनते थे, आपने दूसरा नहीं लिया। अब जरा समझे, ठीक है, मैं कंस्ट्रक्टिव एजुकेटर और ऑर्डर 2 रूल 2 को मिलाने लगा हूँ, ये इंटायरली डिफरेंट है, लेकिन टू सम एक्सटेंट ये इकट्ठे भी हैं। मैं इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि मेरा टाइम 4 बजे तक ही है, इसको इकट्ठा करने के लिए मैं एक मिसाल समझिए। अब मैं एक मिसाल में दोनों को क्लियर कर देता हूँ कि पहले मैंने ये कहा कि 7-8 केसेस हैं। पहले ये है कि लीगली वो प्लीज परमिसिबल नहीं थी, ठीक है, मौजूद थी लेकिन परमिसिबल नहीं थी। एक वो शेयर जो है वो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी की एंट्री से खुद को अग्रीव फील करता है,
ठीक है जी, वो आउट ऑफ पोजेशन है, वो इधर किसी रेवेन्यू स्टेट की प्रॉपर्टी है, लैंड, ठीक है, वो चला गया, बाहर चला गया है, तो जब आगे देखता है ना तो वो फिजिकल पोजेशन में है और ना ही कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में है, क्योंकि उसका नाम उस जॉइंट खाता में से ओमिट हो चुका है। अब उसको काज ऑफ एक्शन राइज हो गया। ऑर्डर 2 रूल 2 ये कहता है कि एक काज ऑफ एक्शन के बारे में आपके जितने भी लीव बनते हैं, ठीक है, आप वो लीव लो। मिसाल उसकी ये है कि आप एक एग्रीमेंट को सेल करते हो और आपको काज ऑफ एक्शन पैदा होता है टारगेट डेट के बाद, डिफेंडेंट प्रॉपर्टी आपके नाम मुंतकिल नहीं करवाता, तो आप क्या कोर्ट को कहोगे कि मेरे एग्रीमेंट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाया जाए, और अगर आपके पास पोजेशन नहीं तो आप पोजेशन कहोगे, यही है ना जी, पोजेशन कहोगे आपके, मुझे पोजेशन भी दिया जाए, ठीक है। पार्टीशन में आप कहते हो कि इसको पार्टीशन कर दिया जाए और एक्चुअल पोजेशन में भी दिया जाए। बाकी कोई रजिस्टर्ड सेल डीड जो है वो कैंसिल आपने करवानी है और पोजेशन में नहीं, तो आप कहते हो मुझे पोजेशन दिया जाए। आप एक शहरी प्रॉपर्टी के मालक हो, आप डिस्पोजेस हो जाते हो और जिसके लिए आप केस फाइल करते हो रिकवरी ऑफ पोजेशन, उसने आपके खिलाफ कोई डीड भी बना ली है, तो आप क्या करते हो कि आप सूट पर रिकवरी ऑफ पोजेशन करते हो, तो आपको बनता हो कि आप उस डीड को नल एंड वाइड करवाएं, क्योंकि एक आपके राइट के खिलाफ एक क्लॉज आ गया है, आप उसको वाइड करते हो, एक काज ऑफ एक्शन के मुताबिक सारे लीव लेते हो और आप लीव को छोड़ भी नहीं सकते। देखिए अगर आप लीव को छोड़ेंगे तो वो आपके केस के लिए परमिशियस होगा। मैंने कहा कि एक को शेयर जो था वो एग्रीड था एक एंट्री से, अब वो आउट ऑफ पोजेशन है, वो क्या कहता है कि वो डेक्लेरेशन का केस फाइल करता है सिविल कोर्ट में, साथ ही वो रिकवरी ऑफ पोजेशन थ्रू पार्टीशन रिगार्डिंग दी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, ये लीव भी वो 1 मिनट के लिए कहने को वो ले लेता है। क्या वो एग्रीकल्चरल लैंड की पार्टीशन सिविल कोर्ट के जरिए करवा सकता है? नहीं करवा सकता, ऑब्वियसली नहीं करवा सकता। अब देखिए जो उसका काज ऑफ एक्शन राइज हो गया, मतलब ग्राउंड में लेके आया कि मैं मालक था, मुझे बाला से मिली थी, मैं बाहर चला गया, फलाना बंदा आ गया, उसने तहसीलदार के साथ मिलकर मेरा नाम खत्म करवा दिया, तो ये इंतकाल खत्म किया जाए, आउट ऑफ पोजेशन में मेरी प्रॉपर्टी भी जो है वो बांट दी जाए। अब देखिए इसके मुताबिक तो उसको वंस फॉर ऑल सारे कागज लेने, सारे लीव्स लेने चाहिए, ठीक है। तो अगर वो पार्टीशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी की प्ली नहीं लेता, और जहाँ पे वो बंदा प्ली नहीं लेता वहाँ पर ऑब्वियसली उस प्ली की बुनियाद पर जो लीव मिलना होता है वो भी नहीं मांगता, और अगर नहीं भी मांगता तो कोर्ट नहीं देती। एक बंदे ने एक प्ली ही नहीं ली, ये प्ली काज ऑफ एक्शन जजमेंट और डिक्री की तरफ जाना है, समझ आ रही है नहीं? ठीक है, प्ली काज ऑफ एक्शन ने जाना है किसी ने किसी लीव की तरफ। एक बंदा एक प्ली कहता ही नहीं है, कोर्ट ने उस पर लीव क्या देना है, ठीक है। तो जो मैंने मिसाल दी है उस पर अगर वो सब्सिक्वेंट सूट में वहाँ पे रेवेन्यू में चला जाता है पार्टीशन करवाने के लिए, ठीक है, तो जो पहला केस है वो ऑर्डर 2 रूल 2 और कंस्ट्रक्टिव रेज्यूडिकाटा की बुनियाद पर उसका बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि जो प्ली और जो लीव उसने नहीं लिया वो परमिसिबल नहीं था, बाय लॉ परमिसिबल नहीं था, ठीक है। उसकी मिसाल तो कह सकते हैं कि एक को शेयर है, कल मैंने मिसाल दी थी, एक को शेयर है वो इजेक्ट कर दिया जाता है जॉइंट प्रॉपर्टी में से, डिस्पोजेस कर दिया जाता है, तो वो सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन फाइल करता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल। टाइटल का सूट है कि आप बेटर टाइटल पे केस लगते हो, ठीक है। तो ये केस, इस केस में अगर वो रिकवरी ऑफ पोजेशन से करता है तो ये केस उसका मैच्योर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जो वो प्ली लेके आ रहा है वो लीगली परमिसिबल नहीं है। ये मैंने आपका दिमाग ओपन करने के लिए एक मिसाल दी है। ऐसी प्लीज जो लॉ ने परमिट नहीं की। एक और ज़बरदस्त मिसाल है कि 1980 से पहले जब कोई फरादुलत डिक्री हो जाया करती थी, उस डिक्री को दावे के जरिए चैलेंज किया जाता था, ठीक है। और सेक्शन 144 क्या है CPC? व्हाट इज सेक्शन 144? रेस्टिट्यूशन के सेपरेट सूट आप फाइल नहीं कर सकते हो। जब आपको डिक्री रिवर्स करवाते हो तो
आप इंटाइटल बन जाते हो कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में आप पोजेशन वापस ले सकते हो। तो कंस्ट्रक्टर रैजी काटा और अगर टू रूटों को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि आप 1 मिनट के लिए फर्ज कर लो कि आप 1980 से पहले रह रहे हो। 1980 में अमेंडमेंट हो गया था कि अब आप जजमेंट एंड डिक्री एंड ऑर्डर इज obtained on the basis of fraud, misrepresentation, you can file an application before the same court to get it satisfied. ठीक है? Prior to that amendment, you have to file a suit for declaration before the court regarding the annulment of a decree. अब देखें वो जो दावा आप फाइल करते हो उसमें आप अगर आप डिस्पोजेस भी हो आप रिकवरी ऑफ पोजेशन नहीं मांग सकते। अगर आपने नहीं मांगा तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि 144 क्या कह रहे हैं, सेपरेट सूट शेल लिखा 144 लिखे के रहते हैं। मेरा ख्याल है उसमें कहीं आया हुआ है कि एन एप्लीकेशन वुड बी मेड टू कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। जो बंदा डिक्री या जजमेंट रिवर्स करवाने के बाद इंटाइटल हो जाए पोजेशन वापस लेने का, तो वो रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन फाइल करेगा, वो सेपरेट सूट फाइल नहीं करेगा। है इसमें क्या लिखा है सेपरेट सूट शेल? Whereas so far as the degree is raised or reversed, the court of first instance shall, on the application of any party entitled to any benefit by way of restitution or otherwise, cause such restitution to be made as will, so far as may be praised, the party in the position which they would have occupied, but for such duty or such part thereof as has been made or reversed, and for this purpose the court may make any order, including orders for the refund of costs and for the payment of interest, damages, compensation, and means proffered, which are properly consequential on such variation or reversal. मेन चीज तो पड़ी ना, सेपरेट सूट है। No suit shall be executed for the purpose of obtaining any आप इसको इस तरह से समझे, उसने कह दिया है देखिए रेस्टिट्यूशन ये होता है कि मैंने एक केस फाइल करके तो पोजेशन ले लिया, दूसरा बंदा ऊपर गया उसने मेरी डिग्री सर्टिफिकेट करवा ली, ठीक है, अब वो टाइटल हो गया है पोजेशन वापस लेने का, तो वो एप्लीकेशन फाइल करता है नीचे, सूट भी फाइल करता है, ठीक है, वो नीचे एप्लीकेशन फाइल करता है कि मैं टाइटल हो गया, उसकी डिग्री जजमेंट खत्म हो गया, वो पोजेशन मुझे वापस लेके दी। तो जब कोई डिग्री होती थी और उस डिग्री की तमीर में पोजेशन भी ले लिया जाता था, तो तब केस फाइल किया जाता था कि ये डिग्री ख़त्म की जाए, लेकिन उस केस में प्लेंटिफ रिकवरी ऑफ पोजेशन नहीं मांगता था, ठीक हो गया, और ना वो मांग सकता है, अगर उसे नहीं मांगा तो ये फैटल नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है कि वो दूसरा केस, अगर वो दूसरा केस लेके आता है, ठीक है जी, तो उसका ये अगर रेस्टिट्यूशन की तरफ अगर आप आए तो ना तो वो कंस्ट्रक्टिवली ग्राउंड्स वेव ऑफ समझे जाएंगे, क्योंकि जो ग्राउंड्स अवेलेबल थी वो उन्होंने ली ही नहीं और वो ले सकता था ही नहीं, ये आ गया दूसरी पर। बाकी आ जाती है इनकंसिस्टेंट ग्राउंड्स। इनकंसिस्टेंट ग्राउंड्स की तो मिसाल ले सकते हैं, ग्राउंड विच वर अवेलेबल बट नॉट टेकन, ठीक है जी, और दूसरे केस में अगर वो ग्राउंड आ भी हैं तो कंस्ट्रक्टिवली बार नहीं होगी, क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट थी और इनकंसिस्टेंट प्लीज बंदा ले सकता नहीं था। उसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, तो पहले जब बताया था कि अगर प्लेंटिफ या पिटिशनर केस फाइल करता है कि डिफेंडेंट इज अ ट्रेसपासर, ठीक है, और साथ ही कह देता है कि ही इज आल्सो माय टेनेंट, उसकी ये दोनों प्लीज जो हैं वो इनकंसिस्टेंट प्लीज हैं, और ये प्लीज भी माइट एंड ऑट में नहीं आती, क्योंकि ये दोनों इनकंसिस्टेंट प्लीज हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव रेजो ने काटा है प्लीज ग्राउंड ऑफ अटैक, आपको अवेलेबल है तो आपने लेनी है, नहीं ली तो वेव समझी जाएंगी। ऑर्डर 2 रूल 2 ये है कि एक काज ऑफ एक्शन के बारे में आपका जितना लीफ बनता है आप सारे का सारा लीफ लो, सारे का सारा लीफ कहो, अगर आप कोई लीफ छोड़ देते हो तो सब्सिक्वेंटली आप वो लीफ नहीं ले सकते हो, ठीक है। दूसरा ये है कि मैंने पहले कहा था
ऑर्डर 2 रूल 2 जेंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन को डील नहीं करता, वो 3 है, वो हम बाद में करेंगे। ये जेंडर ऑफ रिलीफ्स है कि आपको एक कॉज ऑफ एक्शन के बारे में मोर देन 1 रिलीफ मुयसर हैं और आपने वो सारे रिलीफ क्लेम करने हैं। अगर आपने कोई रिलीफ अबेंडन कर दिया तो आप सब्सिक्वेंटली वो रिलीफ नहीं मांग सकते हो। और इसकी भी 3 कंडीशंस हैं कि पहली अदालत ने मेरिट्स पर डिसाइड किया हो, पार्टी सेम हो, कॉज ऑफ एक्शन सेम हो। ये भी इसकी 3 कंडीशंस हैं जो मैं लिख के नहीं लाया। ये 3 चीज़ें जो उसके पूरी होंगी। अब एक और आ गया कि यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ होगा इंटेंशनली। इंटेंशनली ये है कि वो इंटेंशनली उसने कोई ना कोई लीव अपना जो है वो मिट किया हो, रिलिंक्विश किया हो। दूसरा है कि लीव ऑफ कोर्ट से आप छोड़ सकते हो। अगर आपको वो आप एप्लीकेशन भी दे सकते हो, डेलीगेट भी दे सकते हो, कोर्ट की एक्सप्रेस लीव ना भी आए तो वो उसके मामला सारे चल सकते हैं। अगर टू रूल टू की लैंग्वेज to include the whole claim. Every suit shall include the whole of the claim which the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action, but a plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of any court. Relinquishment of part of claim, where a plaintiff commits to sue in respect of or intentionally relinquish any portion of his claim, he shall not afterward sue in respect of the portion so omitted or relinquished. Permission to sue for one or several relief. A person entitled to more than one relief in respect of the same cause of action may sue for all or any of such relief, but if he omits, except with the leave of the court, to sue for all such relief, he shall not afterward sue for any relief so omitted. Explanation. For the purpose of this rule, any obligation or correct आपका ऑर्डर 2 रूल 2 में जो सबसे अहम बात है वो ये समझने वाली है कि ऑर्डर 2 रूल 2 आपको मजबूर नहीं करता कि आप एक दावे में अपने डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन करें। ठीक है, वो आपको मजबूर नहीं करता। देखिए, आप एक डिफेंडेंट के खिलाफ एक से ज़्यादा कॉज ऑफ एक्शन ले सकते हो। आप तकमील का केस भी फाइल कर सकते हो, डेक्लेरेशन का भी फाइल कर सकते हो एक ही दावे में, इंजंक्शन ले सकते हो, ले सकते हो, पोजेशन ले सकते हो। आप डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन एक केस में इकट्ठे कर सकते हो, लेकिन ऑर्डर 2 रूल 2 आपको मजबूर नहीं करता कि आप जेंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन लें। ये आपको मजबूर करता है कि आप एक कॉज ऑफ एक्शन पर जितने आपके रिलीफ्स बनते हैं वो लें। अब एक कॉज ऑफ एक्शन जो है, मैं परफॉर्मेंस की मिसाल दूंगा। आप कहते हो कि इस एग्रीमेंट को परफॉर्म किया जाए, सुल्तानी बैनामा या रजिस्टर्ड दी जाए, पोजेशन दिया जाए, या कोई उसमें डैमेजेस रखे गए हैं वो दिए जाएं, तो ये सारी एक कॉज ऑफ एक्शन के साथ रिलीफ है। दूसरा सूट फॉर कबल ऑफ पोजेशन है, उसके साथ मीन्स प्रॉफिट्स है, वो आपका दूसरा रिलीफ है। परमानेंट इंजंक्शन है, वो आपका तीसरा रिलीफ है। तीसरा सूट है सूट फॉर डेक्लेरेशन। पहले मैंने कहा कि अगर आप अग्रीड हैं किसी रजिस्टर से डीड से कि ये डॉक्यूमेंट गलत बन गया है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवाओगे, अपनी ओनरशिप स्टेब्लिश करवाओगे, पोजेशन वापस मांगोगे, फिर जितनी देर वो बंदा इलेक्ट्रॉनिक कागज रहा है उससे मीन्स प्रॉफिट लोगे, फिर परमानेंट इंजंक्शन लोगे कि इसको अब रोक दिया जाए कि बाद में ये प्रॉपर्टी एक तो सेल आउट ना करे, दूसरा मेरे पोजेशन में अदालत ना करे। तो ये है एक कॉज ऑफ एक्शन के बारे में ज़्यादा रिलीफ। अब देखिए, अगर वहाँ पे रेजुडिकेटर में भी डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन पे आप आ सकते थे, यहाँ पे भी आप डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन पे आ सकते हो। अब क्राइटेरिया क्या है कि ये कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट है, ये एग्जामिनर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्राइटेरिया है कि कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट है? कहने से नहीं है, आप जल्दी भी समझिए डिफरेंट है। कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा कि कोई आपने एक कॉज ऑफ एक्शन पे रिलीफ ले लिया, एक ओमिट कर दिया। ठीक है,
आपको ओमिटेड लीव उस कॉज ऑफ एक्शन पर दोबारा लेने आ गए हो, ठीक है। अब ऑर्डर 2 रूल 2 की एप्लीकेशन के लिए क्या क्राइटेरिया आपके पास कि ये जो कॉज ऑफ एक्शन आप लेके आए हो इसकी बिना पे जो लीव आप आज मांग रहे हो ये आप पिछले केस में मांग सकते थे। तो क्राइटेरिया तो होना चाहिए। क्या क्राइटेरिया है? वो क्राइटेरिया है कि सेम एविडेंस होनी चाहिए। आपने जज ने ये देखना है कि आपने ये देखना है कि कॉज ऑफ एक्शन थोड़ा बहुत उसने ट्विस्ट किया है या जो लीव कोई और लीव उसके साथ वो मांग रहा है, तो क्या जो लीव वो छोड़ चुका है आज मांग रहा है इस पर जो शहादत दे रहा है क्या ये शहादत पहले आ चुकी है? अगर वो शहादत पहले आ चुकी है और आज भी वही शहादत है, बेशक लीव डिफरेंट है, तो वहाँ पे उसका केस जो है वो ऑर्डर 2 रूल 2 के तहत बार होगा। आप आ सकते हैं कि कौन से केसेस हैं जो ऑर्डर 2 रूल 2 की एप्लीकेशन से बच सकते हैं। सबसे पहली बात है रिकरेंट कॉज ऑफ एक्शन, कंस्ट्रक्टिव में भी यही है, पार्टीशन इज रिकरेंट कॉज ऑफ एक्शन। दूसरा ये है इनहेरिटेंस का राइट है। इनहेरिटेंस का जो राइट है दैट इज ऑर्डेन्ड बाय कुरान एंड सुन्नाह व्हिच कैन नॉट बी डिस्कार्डेड बाय द मैन मेड लॉ, तो ये तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है। तीसरा है कि पहला आप सूट फॉर रिकवरी आप पोजेशन करते हो, दूसरा सूट फॉर रिकवरी आप मींस प्रॉफिट कर सकते हो, जो कि ये दोनों डिस्टिंक्ट कॉज ऑफ एक्शन है। तीसरा ये हो सकता है कि आपने कोर्ट से इजाज़त ले ली हो, ऑर्डर 2 में भी इजाज़त है, ऑर्डर 23 में भी इजाज़त है, ठीक है। चौथा ये है कि आपने को प्रीमच्योर केस फाइल कर दिया हो और वो केस खारिज हो गया हो, कॉज ऑफ एक्शन ही आपको नहीं था। मैंने पहले बात की थी, ये बात जरा गौर से सुन लें कि कॉज ऑफ एक्शन पैदा हुआ, उस पर शहादत आई, वो जजमेंट और डिक्री में मर्ज हो गया। जो कॉज ऑफ एक्शन किसी जजमेंट और डिक्री में मर्ज ही नहीं हुआ, उस कॉज ऑफ एक्शन पे कोई फैसला आ भी जाए तो वो ना तो रेज़ जुडिकाटा की बिना पे बार होगा, ना ही ऑर्डर 2 रूल 2 की बिना पे बार होगा। तो प्रीमच्योर कॉज ऑफ एक्शन लेके आगे कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। तीसरा ये है कि फॉर्म ऑफ सूट आपकी गलत हो, तो बता सकता है फॉर्म ऑफ सूट क्या थी? फॉर्म ऑफ सूट जो है वो आपकी जी सर ठीक हो गया, वो भी ठीक है। फॉर्म ऑफ सूट आप ये सुन लें, डिफेक्टिव हो, डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ सूट पे उसकी एक मिसाल है कि एग्रीमेंट टू सेल पे आपने डेक्लरेशन का केस फाइल कर दिया। एग्रीमेंट बियर एग्रीमेंट टू सेल डजंट क्रिएट एनी राइट टाइटल इंटरेस्ट। और 42 के लिए वो पता नहीं किसने लेक्चर आपको देने हैं, वो भी अगर आपने नहीं पढ़ा मैं थोड़ा सर्च कर देता हूँ। 42 जो है वो प्री एग्जिस्ट राइट को एस्टेब्लिश करता है। 42 को नया राइट पैदा नहीं करता। आप कोई नया राइट लेने कोर्ट के सामने नहीं आ सकते हो। अगर आपका राइट पहले मौजूद था, उस पर वो टेट हो गया है, क्लॉज लग गया, तो आप उसको सॉल्व करा सकते हो। तो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो कोई राइट क्रिएट नहीं करता। ये एक नदर डॉक्यूमेंट लेने के लिए मामला साबित हो सकता है अगर वो परफॉर्म हो तो। इसलिए आपने डिफेक्टिव फॉर्म में केस फाइल कर दिया। वैसे तो कुछ जजमेंट्स है कि अगर परमिट ट्रांजैक्शन आर्टिकल रूल तो वो बार होगा, लेकिन उसकी रियल इंटेंशन यही है कि आपकी जो दावे की फॉर्म थी वो डिफेक्टिव थी। ये मैं इस तरह से क्वेश्चन आपको बना देता हूँ। कहता है कि एनुमरेट 5 केसेस विच कैन नॉट बी हिट बाय ऑर्डर 2 रूल 2। ये मैं उसका 4 केस मैंने आपको बता दी। 5वां ये कि दौरान आपने दावा फाइल किया, पहले तो मैंने कहा प्रीमच्योर। दूसरा ये कि दौरान दावा आपका काज मैच्योर हो गया, काज ऑफ एक्शन नहीं था, ठीक है, लेकिन दौरान दावा का काज ऑफ एक्शन बन गया। तो ये भी जो पहला काज ऑफ एक्शन है उस पर ये किसी तौर पर भी आपको ये बात नहीं है। तो दिस इज ऑर्डर 2 रूल 2 कंस्ट्रक्टिव एग्रीमेंट का। अगर आपके इस बारे में कुछ सवाल तो बता दें। लास्ट की रीड पे अगर मैं करने के लिए आता हूँ, plea was available and it was taken either denied and affirmed by opposite person, opposite party, and it was decided. This is actual judicata. ठीक है, cases are based upon cause of action, and when cause of action merge into the decree and judgment, cause of action ceased with.
you can't file another case on the basis of that cause of action which was matured into judgment and decree. ठीक है? Second suit would be barred under section 11 as well as on the basis of order 2 rule 2. To some extent. Constructive judicata plea was available and might and ought to have been taken by you. Might and ought, उसने कहा कि लेनी चाहिए थी. It was not inconsistent. It was not legally. It was not permissible. You can say. It was not recurring. It was not inconsistent. So ये plea was available. You did not take. It was neither denied nor found, and it was neither decided by the court, but deemed to have been taken, denied, and decided. ठीक है? This is constructive res judicata. Order 2 rule 2 is that कि आपके पास एक cause of action है, उस cause of action पर आपके पास जितने भी relief बनते हैं, अब बनते हैं कैसे पता चलेगा बनते हैं? क्योंकि आप वही पार्टी, वही cause of action, वही प्रॉपर्टी पे जब दूसरा केस लेके आते हो तो वहां पे पता चलता है कि ये रिलीफ आप पहले ले सकते थे. ठीक है? तो जॉइंटर ऑफ रिलीफ आपको करना पड़ता है कि cause of action पे आपके जितने रिलीफ बनते हैं आपने वो सारे के सारे रिलीफ लेने हैं, लेकिन विद द परमिशन ऑफ कोर्ट आप छोड़ सकते हो. दूसरा, अपने क्लेम को वेव ऑफ कर सकते हो, अबैंडन कर सकते हो किसी खास कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के आगे जाने के लिए कि दर्जा दोयम की जुरिस्डिक्शन है 10 लाख, मैं फर्स्ट क्लास में आने के लिए 95,000 का केस फाइल कर देता हूँ, तो वो वहाँ पे चला गया. ठीक है? तो कॉज ऑफ एक्शन पे अगर आपने कोई रिलीफ नहीं लिया या आपने कोई क्लेम अबैंडन कर दिया है तो वो आप सब्सिक्वेंटली आप उसको नहीं ले सकते. दिस इज ऑफ 2 रूल इन वेरी सिंपल वर्ड्स. आप नहीं लेते तो आप जवाब दावा फाइल कर देते हो, फिर क्या हो? देखिए, उन्होंने सवाल किया है कि आप नहीं लेते और जवाब दावा फाइल कर देते हो. आप रेस्टिट्यूट करता की बुनियाद पे सेपरेट एप्लीकेशन की फाइल देखें. 711 की डी जो है 711 डी को है बार्ड बाय लॉ. तो रेस्टिट्यूट काटा इज आल्सो अ लॉ. और अगर आप कहते हो कि रेस्टिट्यूट काटा की बुनियाद पर कोई दावा जो है उस पर 711 लगनी चाहिए तो आप 711 की एप्लीकेशन दोगे. ठीक है? मैंने अगर आप नहीं देते हो तो आप जवाब दावे में प्ली लेते हो. मैंने कहा था कि जज के लिए ये जरूरी है कि वो उस पर इशू फ्रेम करेगा. वो भी पार्टी ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि क्योंकि एक मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, वो दोनों पार्टीज को मौका देगा कि आप अपनी अपनी प्ली प्रूव करो. तो अगर 711 आपने दी है एप्लीकेशन के, अगर नहीं दी तो जवाब दावे में उजर लोगे. आपने उजर नहीं लिया. देखिए, जहाँ पे मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ वाला मैटर आ जाएगा तो आप इस पर थोड़ी कंफ्लिक्ट है. आपने ये क्वेश्चन वेव कर दिया. क्यों वेव कर दिया? ये कोई प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है. प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि जज के पास आर्टिकल 164 लिमिटेशन एक्ट मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर आप डिक्री चैलेंज करें. तो वो तो उसके पास लॉ मौजूद है. जब पिछले केस जिसमें जो डिसाइड हो चुका है उसकी प्लीडिंग उसके पास नहीं है, उसके इश्यूज उसके पास नहीं है, उसकी शहादत उसके पास नहीं है, उसका फैसला उसके पास नहीं है, वो कैसे तलाक करेगा? इसलिए ये प्ली वेव की जा सकती है. लीगल क्वेश्चन है कि whether plea of res judicata can be waived if has not been taken whatever will be better course for the judge. जज ने जो चीज़ें आंसर करनी है इन द लाइट ऑफ एविडेंस ऑफ द पार्टीज वो प्ली वेव हो सकती है. क्योंकि वो तो जज है, वो तो कुछ सेम तो नहीं है कि उसको लहाम होना है और लहाम हो भी जाए तो वो फैसला नहीं कर सकता. फैसले होने हैं मिसल के मुताबिक कि मिसल में आपने मिसल का केस कितना बड़ा है, आपने मिसल में क्या पेश किया है. पास हो गई है एक ड्यूटी पहले इसी कानून सेक्शन पे आ चुकी है, दोनों की एग्जीक्यूशन हो गई. एग्जीक्यूशन देखें, ये बात है कि अगर रेस्टिट्यूट की बुनियाद पे आपने पिछला केस, ये तो बहुत अच्छा सवाल किया, पिछले केस को आपने अवॉइड नहीं किया तो वो भी एग्जीक्यूटेबल है. ये आपको सवाल करना चाहिए था पहले सर. हम मठे मठे सवाल लेके आ जाते हैं. देखिए, वो अगर वो एज इफेक्टिव एज सेकंड डिग्री
इट इज़ एज इफेक्टिव। कैसे बाजू ने बड़ी अच्छी बात की थी कि अगर दो आइडेंटिकल केस चल रहे हैं वो सेक्शन 10 में नहीं आते तो आप उनको कंसोलिडेट करवा लो ताकि वो कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट से बच जाओ। अब जो इन्होंने बात की है ब्रेजुल काटा का मतलब ही यही है कि कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट ना आ जाए और दोनों एक इजरा चल रही है इस तरफ, एक इजरा चल रही है इस तरफ। तो अगर प्ली ऑफ ब्रेजुल काटा वेव ऑफ हो चुकी है तो पहली डिग्री इज एज इफेक्टिव एज सेकंड डिग्री। सर प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा जो एपलेट कोर्ट में भी हम ले सकते हैं कि नहीं? भाई कैसे ले सकते हैं? मैंने ये कहा था एपलेट कोर्ट जो है एपलेट कोर्ट की भी डेजिग्नेशन है। अपील इज अ कंटिन्यूशन ऑफ सूट, सूट वहाँ पे जाएगा तो सूट में तो डिफेंडेंट आपने ना प्ली ली है ना ही उस इशू लगवाया है ना ही उस इशू को प्रूव करने के लिए आपने कोर्ट की मदद की है, आप वहाँ पे प्ली कैसे लेंगे? जो मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है वो प्ली आपको प्लीडिंग में लेनी पड़ती है, ठीक है। और इट इज मैंने बार बार कह रहा हूँ इट इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट इन द लाइट ऑफ एविडेंस ऑफ द पार्टीज व्हिच इज मैंडेटरी टू बी प्रोड्यूस्ड बाय पार्टीज इन द फाइल। जज खुद तो नहीं लेके आएगा। जो आपने दे दिया मैंने पहले कहा था कि ये क्वेश्चन मैंने बनाया था कि आप बेटर कोर्स एडवाइस करें जज साहब को, आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो कि आप बताओ उस पर, ठीक है। तो सेवन लेमन वहाँ पर नहीं लगती जहाँ पर फैक्चुअल कंट्रोवर्सी हो, ये तो पता है ना। जहाँ पर फैक्चुअल कंट्रोवर्सी हो और फैक्चुअल कंट्रोवर्सी हमेशा इन द लाइट ऑफ एविडेंस ऑफ द पार्टीज ही आंसर होनी है, इसलिए 711 बेटर कोर्स नहीं है। उस पर जज अगर उस पर भी चाहे तो इशू क्रिएट कर सकता है क्योंकि अल्टीमेटली इट इज स्वीटफुल ऑफ द कोर्ट, उसने वो डिसाइड करना है दिस क्वेश्चन टू बी आंसर इन दी लाइट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नॉट इन दी ऑन द बेसिस ऑफ ओरल एविडेंस। तो वहाँ पे यही है कि जहाँ पर फैक्चुअल कंट्रोवर्सी हो, जहाँ पर नीड ऑफ एविडेंस हो, तो जहाँ पर कुछ चीज़ें प्रूव होनी हो वहाँ पर 711 का क्लाक डायरेक्टली नहीं होता, वहाँ पर कोर्ट इशू क्रिएट करके उसको कर सकता है।